हेलो एवरीवन, हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है आप लोगों के लिए जिसका नाम है नीट सीपीआर सीरीज़, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन तीनों चीज़ें करते हैं। मतलब हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, साथ में उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है उसे पूरे को रिवाइज करके आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 45 क्वेश्चंस कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के डेली। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपलोड किए जाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब इन्हें देखो, साथ में कॉपी लेके बैठो, अपने आंसर्स लगाओ क्वेश्चन पढ़ते ही, और लास्ट में असेस करो कि आप 45 में से कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं ये सब। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 1 अपलोड हो गया है, पार्ट 2 इज़ हियर। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको जो आंसर दिया जाएगा उसमें एनसीईआरटी का रेफरेंस लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से उठाया गया है। ठीक है, तो आप तुरंत जाके एनसीईआरटी का वो पेज खोल के देख सकते हैं कि अगर आपको पिक्चर मेमोरी चाहिए कि मैंने ये पढ़ा था और क्या पढ़ा था। ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सारी की सारी चीज़ें आपके कन्वीनियंस के लिए की गई हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसक्रिप्शन इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ये हमने सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल पढ़ा है बहुत अच्छे से कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब अगर आरएनए से डीएनए वापस बन रहा है तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, नो। कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, यस। कन्वर्टिंग आरएनए इनटू अमीनो एसिड, नो। कन्वर्टिंग प्रोटीन इनटू डीएनए, नो। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी बी, और ये रहा आपका पेज नंबर जहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अडेनिन ऑफ डीएनए पेयर्स विद। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमिन। और यहीं पे आप गलती कर दोगे। ठीक है, इसका आंसर थाइमिन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या बन के आता है? आरएनए। और आरएनए में थाइमिन होता है क्या? नहीं, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी यूरेसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस चीज़ से बनी होती है? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, राइबोसोम, टीआरएनए एंड एमआरएनए, ऑपरेटर, इंड्यूसर एंड रिप्रेसर, एक्सोन, इंट्रॉन एंड कोडोन। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर होता है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द डीएनए स्ट्रैंड दैट एक्ट्स एज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज़ पोलैरिटी। तो ये पूछ रहा है कि ये टेम्पलेट है डीएनए स्ट्रैंड का, इसके अपोजिट हमें डीएनए को सिंथेसाइज करना है, तो बताओ इसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है डीएनए हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में बनता है, तो नया वाला इसी में बनेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, 3' टू 5'। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रैंड हुज सीक्वेंस इज सिमिलर टू आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन यूरेसिल डिफरेंस इज। तो डीएनए में होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, फिर ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है इसी के सिमिलर होता है जो आरएनए का सीक्वेंस बनता है वो, और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री और सेम एज कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए का सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। बस डिफरेंस क्या आता है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। कोडिंग स्ट्रैंड में तो इतना ही डिफरेंस होता है, और ये जो कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला होता है इसमें भी ऐसा होता है कि ए के अपोजिट में यू आ जाता है। जहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड में ए होगा वहाँ पे आरएनए में यू बन के आ जाएगा। ठीक है, तो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ। तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले होता है आरएनए पॉलीमरेज 1। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किसके लिए होता है। तो 1 को हम देखो बच्चों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसी का तुम अपोजिट कर दोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। तो ये बन गया आर। तो आरएनए को बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ठीक है, फिर सेकंड जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो किसके काम आएगा? तो देखो 2 को ऐसे लिखा, इसके बीच में तुम एम भी बना सकते हो, इसके बीच में तुम एच भी बना सकते हो। तो एमआरएनए और एचएनआरएनए, इन दो आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। अब आता है 3। तो पहला तो 3 इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर अल्फ़ाबेट टी, तो इसमें टीआरएनए आ जाएगा। सेकेंडली ये जो 3 है इससे तुम एस बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एसएनआरएनए और 5 एसआरआरएनए। ठीक है, एस वाला।
तो इसका आंसर क्या होगा, RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, तो HNRNA नहीं, 28 sRRNA ओनली नहीं, हाँ ये 20 sRRNA के लिए भी होता है, जहाँ पे भी S आ जाएगा उसके लिए हो गई थर्ड, ठीक है। फिर tRNA 5 sRRNA एंड SNRNA बिल्कुल सही, बीटा ग्लोबिन mRNA नो, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी थर्ड, tRNA 5 sRRNA एंड SNRNA, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इन यूकैरियोट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड, यूकैरियोट्स में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को क्या बोला जाता है, तो हमें पता है कि एक्सोन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है, इसलिए वो हाइब्रिड होता है कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का, इसलिए उसे HNRNA बोला जाता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज HNRNA। नेक्स्ट, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम HNRNA बाय, तो इंट्रॉन्स को रिमूव करने की, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, तो ये बहुत डायरेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग कैपिंग विच मॉलिक्यूल इज एडेड एट 5' एंड, तो 5' एंड पे ऐड होता है हमेशा मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3' पे क्या ऐड होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज, तो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं ये डायरेक्ट, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं ये, लेकिन डायरेक्ट नीट की मतलब NCERT की लाइन से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन कौन करवाता है, इनिशिएशन करवाता है सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन करवाता है रॉ फैक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉ फैक्टर, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड कैसा होता है, तो जेनेटिक कोड ऐसा होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, तो सिंगलेट नो, डबलेट नो, ट्रिपलेट यस, क्वाड्रपलेट नो, तो ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड। AUG कोड्स फॉर, तो ये सारी चीज़ें याद करने की ही हैं। AUG स्टार्ट कोडोन होता है, हमें सारे कोडोन्स का याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप कोडोन्स और स्टार्ट कोडोन्स हमें याद होने चाहिए बस, ठीक है। और एक ग्लूटामीन वैलिन का याद होना चाहिए क्योंकि वो सिकल सेल एनीमिया में इंक्लूड होता है। तो AUG स्टार्ट कोडोन होता है, तो वो मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर करेक्टली डिस्क्राइब्स द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को कौन एकदम सही डिस्क्राइब कर रहा है, एम्बिगुअस एंड ओवरलैपिंग, तो क्या जेनेटिक कोड एम्बिगुअस होता है, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि एम्बिग्यूइटी प्रेजेंट है, और एम्बिग्यूइटी का मतलब होता है दो, जैसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों होता है, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, तो एम्बिगुअस का मतलब, एम्बी का मतलब ही होता है दो, एम्बिगुअस मतलब कि एक ही जो जेनेटिक कोड है वो 2 प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकता है, तो क्या ये बात सही है, नहीं, एक जेनेटिक कोड हमेशा एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है, तो जेनेटिक कोड इज ऑलवेज नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग नहीं होता जेनेटिक कोड। स्पेसिफिक एंड नियरली यूनिवर्सल, तो हाँ, अगर UUU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है तो ये हमेशा फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा, ये यूनिवर्सल होता है। डबलेट एंड पंक्चुएटेड, नहीं डबलेट तो नहीं होता, ट्रिपलेट होता है। नॉन डीजेनरेट एंड ओवरलैपिंग, तो नॉन डीजेनरेट होता है क्या, ओवरलैपिंग होता है एक्चुअली जेनेटिक कोड, लेकिन नॉन डीजेनरेट नहीं होता, ये डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब क्या है कि एक जो अमीनो एसिड है वो मल्टीपल जेनेटिक कोड से कोड हो सकती है, एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, लेकिन एक अमीनो एसिड मल्टीपल जेनेटिक कोड से कोड हो सकती है, ठीक है, इसे बोला जाता है डीजेनरेसी। तो जो जेनेटिक कोड होता है वो नॉन एम्बिगुअस होता है लेकिन डीजेनरेट होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक और नियरली यूनिवर्सल तो होता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉप कोडोन्स, स्टॉप कोडोन्स कौन से होते हैं, तो ये तो सीधा सा आंसर है UAA, UAG एंड UGA, याद करने का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज शोन बाय, क्लोवर लीफ कौन सा होता है, तो देखो mRNA, rRNA, tRNA, 3 टाइप के RNA होते हैं, mRNA और rRNA का तो स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ ही नहीं है NCERT में, ठीक है। तो अगर इन्होंने पूछा है क्लोवर लीफ किसका होगा तो एक ही बचता है tRNA, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, 3D स्ट्रक्चर का डायग्राम भी दिया है, 2D का भी दिया है NCERT में, ओके। फिर हम चलते हैं, इफ़ द mRNA कोडोन इज 5' to 3' दिस द एंटी कोडोन विल बी, ठीक है। तो एंटी कोडोन जब भी तुम्हें बनाना है तो पहले 5' का 3' बनाओ, 3' का 5' बनाओ, अब UAC के कॉम्प्लीमेंट्री ले आओ, तो U का कॉम्प्लीमेंट्री A का कॉम्प्लीमेंट्री U, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, तो दिस इज गोइंग टू बी 3', 5' AUG, ओके। नेक्स्ट, अ म्यूटेशन कॉज्ड बाय इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेसेस इज कॉल्ड, तो देखो क्या होता है, ऐसे
फिर मानो ACU ऐसे करके जेनेटिक कोड चलता जाता है। अब अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऐड कर दिया, एक बेस पेयर, ठीक है, एक बेस ऐड किया, तो ये बन गया UUU, फिर ये U इधर चला गया UAC, ये इधर चला गया GAC और ये इधर U, तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेम थी ये शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। यही अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो भी सेम यही चीज़ होगी। मान लो मैंने 2 U ऐड कर दिए तो इधर 2 U चले जाएंगे, C इधर से गायब होकर इधर आ जाएगा, ये C इधर से गायब होकर इधर आ जाएगा, फिर से फ्रेम तो शिफ्ट हो ही गई। लेकिन यही मैं अगर 3 U ऐड कर देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, UUU UUU ACG ACU, मतलब फ्रेम को, आगे के फ्रेम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है, बस बीच में एक इंसर्शन हो गया है। ऐसे ही तुम 3 हटा भी दोगे तो भी आगे वाले सेम रहेंगे। तो डिलीशन 3 बेस पेयर का कर दोगे या फिर एडिशन 3 बेस पेयर का कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 1 और 2 अगर तुमने ऐड किए हैं बेसिस तो उससे फ्रेम शिफ्ट हो जाएगी, उसे बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूटेशन विल नॉट डिस्टर्ब द रीडिंग फ्रेम, रीडिंग फ्रेम को कौन सा म्यूटेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो 1 बेस का अगर हुआ तो करेगा, हमने देखा। 2 का हुआ तो करेगा, 3 का हुआ तो करेगा, नहीं करेगा। डिलीशन ऑफ 1 बेस करेगा। तो सिर्फ यही है जो रीडिंग फ्रेम को डिस्टर्ब नहीं करता, जो फ्रेम शिफ्ट नहीं करवाता, या तो 3 बेसिस का इंसर्शन हो जाए या फिर 3 बेसिस का डिलीशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, सिकल सेल अनीमिया अकर्स ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वलीन से, ठीक है। ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, ये आपको आगे भी बहुत काम आती है, इसलिए ये चीज़ हमें याद ही रखनी है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, हमने देखा था कि यस जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, एक एमिनो एसिड मोर देन एक जेनेटिक कोड से बनती है। 1 एमिनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, तो ये भी बिल्कुल सही है, जेनेटिक कोड डीजेनरेट है, उसका मतलब ही यही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं और स्टेटमेंट 2 उसका सही जस्टिफिकेशन भी है। लेकिन ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे बस इतना पूछा है कि दोनों सही हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट आंसर, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। अब पेप्टिडल ट्रांसफरेज का मतलब क्या है, तो ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है राइबोजाइम, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये चीज़ प्रेजेंट है पेप्टिडल ट्रांसफरेज, लेकिन बैक्टीरिया में होता है राइबोजाइम, और राइबोजाइम 23S RNA का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड बिकॉज, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में ही होता है, क्यों, तो उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म सेम ही होते हैं, ठीक है। अपने में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, फिर वो सेल से बाहर जाता है, फिर ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन इन्हें न्यूक्लियस से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेम ही है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ये एक मेन कॉज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ में ही होता रहता है, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया पीछे वाले पार्ट का, ठीक है। दूसरा है डीएनए इज लीनियर, तो नहीं, इसका इसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। एचएनआरएनए प्रोसेसिंग इज वेरी स्लो, ये भी गलत है, प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए होता ही नहीं है, उनमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर राइबोसोम्स आर एब्सेंट, तो ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट, जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, जो ट्रांसलेट नहीं होते, जिनसे एमिनो एसिड्स नहीं बनते, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, एमिनो एसिड जब भी बनते हैं तो वो स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होते हैं और स्टॉप कोडोन पे जाके स्टॉप होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कोडोन से पहले अगर कोई है और स्टॉप कोडोन के बाद में अगर कोई है तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और जिसका ट्रांसलेशन नहीं होगा उसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे। तो बिफोर स्टार्ट कोडोन, आफ्टर स्टॉप कोडोन, और ये वही है, स्टार्ट कोडोन 5 प्राइम पे होता है, ये 3 प्राइम पे होता है। तो एट बोथ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स ओनली इनसाइड इंट्रॉन्स, तो आंसर इज गोइंग टू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन टर्मिनेट्स व्हेन, तो ट्रांसलेशन कब रुक जाता है। ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमें, एक स्टार्ट कोडोन और एक स्टॉप कोडोन, ठीक है। तो जब स्टॉप कोडोन पे पहुंच जाएंगे हम तब ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो राइबोसोम रीचेस स्टार्ट कोडोन, नहीं, तब तो स्टार्ट होगा। रिलीज फैक्टर बाइंड्स स्टॉप कोडोन, बिल्कुल सही कि वो उससे बाइंड करेगा, फिर वो जो अपना प्रोटीन बना है उसे रिलीज करवा देगा। टीआरएनए बाइंड्स प्रमोटर, नहीं, इससे तो स्टार्ट होता है। पॉलीमरेज रीचेस ऑपरेटर, ये भी स्टार्टिंग का ही स्टेप है, ठीक है।
नेक्स्ट इज इन लाइकोपेरॉन द जेड जीन कोड्स फॉर, तो इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। जेड जीन सबसे पहला होता है तो वो जी से, जेड से जी याद रखो, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, ठीक है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम होता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है वाई जीन जिससे बनता है परमेज, और तीसरा होता है ए जीन जिससे बनता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई जीन ऑफ लाइकोपेरॉन कोड्स फॉर, इसके लिए एनसीईआरटी में बहुत सीधा लाइन दी हुई है कि आई जीन का मतलब इंड्यूसर नहीं होता है, आई जीन का मतलब होता है इनहिबिटर। और इनहिबिट कैसे करता है, तो इसमें जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है वो इससे जाके जुड़ जाता है और इसे इनहिबिट कर देता है। अब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये रिप्रेसर नहीं बनाएगा, नॉर्मली आई जीन रिप्रेसर बनाता है, अब इसे इनहिबिट कर दिया तो इसने रिप्रेसर नहीं बनाया, तो आगे कंटिन्यू होता रहा जो भी अपने को प्रोसेस कंटिन्यू करवाना है वो। लेकिन अगर रिप्रेसर बन गया तो वो ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई जीन किसके लिए कोड करता है, इनहिबिटर के लिए, और दूसरा नाम हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, रिप्रेसर, कि इसे रिप्रेस करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन लाइकोपेरॉन लैक्टोज एक्सेस, तो लैक्टोज क्या होता है, तो मैंने अभी बात की, लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। कैसे, तो लैक्टोज क्या करेगा कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो जाके आई जीन पे बाइंड कर जाएगा, आई जीन को रोक देगा तो रिप्रेसर रिलीज नहीं हो पाएगा, रिप्रेसर रिलीज नहीं हो पाएगा तो ऑपरेटर जीन रिप्रेस नहीं होगा, तो ये बनता रहेगा। तो लैक्टोज ने क्या करवाया, लैक्टोज ने इंड्यूस करवाया ना, ट्रांसलेशन को करवाया है लैक्टोज ने, इसलिए इसे इंड्यूसर बोला जाता है। नेक्स्ट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिल्कुल सही। ग्लूकोज इटसेल्फ एक्ट्स एज इंड्यूसर, नहीं, लैक्टोज होता है ना इंड्यूसर, तो ग्लूकोज नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द लाइकोपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लाइकोपेरॉन किसका एग्जाम्पल होता है, तो लैक्टोज ने जाके क्या किया है, उसे बैन किया है। लैक्टोज ने वैसे तो इंड्यूस करवाया है ट्रांसलेशन को, लेकिन कैसे इंड्यूस करवाया, उसने आई जीन को सप्रेस करके करवाया, तो ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है, ठीक है। उसने किसी को सप्रेस किया है, पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं है कि इसने इसे जाके ये नहीं बोला कि हाँ तू इंड्यूस करवा, इसने इसे इनहिबिट कर दिया, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन। नेक्स्ट इज विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, अपना हार्ड क्वेश्चंस का सेक्शन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले EST मतलब एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है। तो EST ब्लाइंड सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम को EST बोला जाता है, तो ये बात सही है क्या, नहीं। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब ये होता है कि जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रहा है हम उसको टैग कर रहे हैं, ठीक है। होल जीनोम को सीक्वेंस करने को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन, लेकिन इसमें इसने बोल दिया एक्सप्रेस्ड RNA जीन्स ओनली, तो नहीं, ये ऐसा रिवर्स होना चाहिए था, ठीक है। EST आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस जीन्स, बिल्कुल सही। BAC एंजाइम्स फॉर DNA डाइजेशन, नहीं, ये तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट, ब्लाइंड सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम फॉलोड बाय असाइनिंग फंक्शंस इज नोन एज, PYQ है, सीधा एनसीईआरटी में लाइन दिया गया है। अगर ब्लाइंड सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो वो सीक्वेंस एनोटेशन है, और अगर जो सिर्फ जीन आगे जाके कोड कर रहे हैं उनका कर रहे हो, जो आगे जाके एक्सप्रेस हो रहे हैं उनका कर रहे हो, तो उसे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगिंग बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज करेक्ट, ह्यूमन जीनोम हैज़ अबाउट 3164.7 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, सही लग रही है मुझे तो ये स्टेटमेंट। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल डिस्कवर्ड जीन्स हैव नॉन फंक्शंस, नहीं, सबके फंक्शंस नोन नहीं होते। क्रोमोसोम Y हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, नहीं, क्रोमोसोम 1 में होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, तो 2 सही आंसर क्यों आ रहे हैं, सोचना, एक बार सोचना। याद आया, बिलियन नहीं होता, ये मिलियन होता है। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नॉट बिलियन, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। DNA फिंगरप्रिंटिंग डिटेक्ट्स डिफरेंसेस मेनली इन, किस में डिटेक्ट करता है DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें हमने देखा था कि रिपीटेटिव DNA एक चीज़ होती है जो कि 0.1% बनाती है ह्यूमन DNA का, ठीक है। तो इसके लिए हमें सिर्फ 3 × 10⁶ जो बेस पेयर्स होते हैं उन्हीं को कोड करना होता है, इतने ही DNA को करना होता है, इसलिए रिपीटेटिव DNA फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंसेस डिटेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट,
करेक्ट सीक्वेंस इन क्लासिकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे शुरू होती है? तो देखो, तुम्हें अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका आंसर तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर तुम्हें सारे सीक्वेंस याद नहीं भी है तो भी। सबसे पहले तो तुम डीएनए को आइसोलेट ही करोगे ना, सबसे पहले तो तुम्हें डीएनए ही चाहिएगा, फिर ये आगे की चीज़ें कर पाओगे। तो पहला स्टेप आइसोलेशन सिर्फ इसमें ही है। आइसोलेशन के बाद क्या करते हैं, हम उसे डाइजेस्ट करवाते हैं एंजाइम से, फिर हम उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, वो सेपरेट होता है, फिर हम उसकी ब्लॉटिंग करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट से, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, फिर डिटेक्शन किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। ये आ गई है ट्रैप जोन। नॉट इनकरेक्ट का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, पेपर में ही ऊपर लिख लो करेक्ट पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉपीड डायरेक्टली इनटू आरएनए। क्या ये सही बात है कि कोडिंग स्ट्रैंड डायरेक्टली आरएनए में कॉपी होता है? हाँ, हमने अभी पढ़ा था। टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3' 5' पोलैरिटी होती है, ये भी सही बात है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। प्रमोटर लाइज डाउनस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर डाउनस्ट्रीम पे होता है? नहीं, प्रमोटर तो अपस्ट्रीम पे होता है स्ट्रक्चरल जीन के, ऊपर प्रमोटर नीचे टर्मिनेटर। तो ये चीज़ गलत है। टर्मिनेटर ऑलवेज लाइज बिफोर प्रमोटर। नहीं, प्रमोटर सबसे पहले होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर। फिर इसमें गलत कौन सी चीज़ हो गई? क्यों इसका आंसर बी है और ए नहीं है? क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड डायरेक्टली आरएनए में कॉपी नहीं होता। हमने वहाँ पे भी देखा था थायमीन यूरेसिल का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये मैं आंसर आपको पहले ऐसा टिक कर रही हूँ कि ये दोनों सही हैं, ये इसीलिए ताकि थोड़ा सा मतलब हम अटेंटिव रहें, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ पे गलत बोल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही चीज़ है। इसीलिए नहीं होता क्या, इसीलिए होता है कि कपल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? हाँ, क्योंकि दोनों ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। बैक्टीरिया एमआरएनए यूजुअली डज नॉट नीड प्रोसेसिंग, सही बात है, क्योंकि इंट्रॉन्स तो होते नहीं है, एचएनआरएनए नहीं होता बैक्टीरिया में। ट्रांसलेशन कैन बिगिन बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कम्प्लीट, हाँ। यूकैरियोटिक एचएनआरएनए अंडरगोज कैपिंग एंड टेलिंग, ये भी सही है, चारों सही हैं। लेकिन इसने हमसे पूछा है कि कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर रहा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को बैक्टीरिया में, तो उसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोटिक एचएनआरएनए अंडरगोज कैपिंग एंड टेलिंग। चीज़ ये सही है, लेकिन इसकी वजह से ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में साथ में क्यों होता है। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन इज इनकरेक्टली मैच्ड। आरएनए पॉलीमरेज 1 मेजर आरएनएज, मैंने आपको बताया था 1 से आर बनता है, तो हाँ। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए, तो हाँ 2 से आप एच बना सकते हो, तो यस। 3 टीआरएनए एंड 5 एसआरआरएनए, तो 3 से एस बनता है। ऐसे भी 3 से याद रख सकते हो आप, 3 का अपोजिट एस ही होता है, ठीक है। तो 3 से एस बनता है प्लस टी फॉर टीआरएनए, तो ये भी सही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 टीआरएनए एंड एसएनआरएनए, तो दिस इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट विच म्यूटेशन विल नॉट कॉज फ्रेम शिफ्ट। तो जहाँ पे 3 बेस इंसर्ट होंगे या फिर 3 बेस डिलीट होंगे, उससे फ्रेम शिफ्ट कभी भी नहीं होगा, तो 3 बेस डिलीशन। विच स्टेटमेंट अबाउट AUG इज मोस्ट प्रिसाइज। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है पहले तुम लिख लो तुम AUG के बारे में क्या जानते हो। मैं जानती हूँ कि एक तो ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है और दूसरा ये स्टार्ट कोडॉन होता है या फिर इनिशिएटर कोडॉन हम बोल देंगे। तो AUG ओनली कोड्स फॉर मेथियोनिन, सही बात है। AUG ओनली एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन, ये भी सही बात है। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडॉन, सही बात है। AUG इज वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन, गलत बात है। इसने पूछा है विच इज़ द मोस्ट प्रिसाइज, तो मोस्ट प्रिसाइज है ये वाली, क्योंकि ओनली कोड्स फॉर मेथियोनिन या फिर ओनली इनिशिएटर नहीं है, ये दोनों काम एक साथ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर विच कोडोन नो टीआरएनए नॉर्मली प्रेजेंट। तो ये साफ साफ दिया हुआ है, स्टॉप कोडोन्स के लिए कभी भी टीआरएनए नहीं होते। तो स्टॉप कोडोन्स कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG। हमारे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? UGA, ठीक है, हाँ UGA भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन लैकोपेरॉन द टर्म आई जीन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। आई जीन का मतलब मैंने आपको बताया था इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या बनाता है? रिप्रेसर। तो इट इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू रिप्रेसर फॉर्मेशन। इंड्यूसर कभी भी नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। इंड्यूसर कौन होता है? लैक्टोज। नेक्स्ट विच मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन। लैक्टोज कर सकता है क्या? कर सकता है। एलोलैक्टोज कर सकता है क्या? कर सकता है। जो भी शुगर होती है ना, जो डाइसेकेराइड्स होते हैं वो कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कर सकते हैं। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ये नहीं कर सकता। बीटा गैलेक्टोसाइड इज रिलेटेड इंड्यूसर, तो हाँ ये तो होता ही होता है, ठीक है। तो आंसर इज ग्लूकोज।
विच HGP स्टेटमेंट इज़ करेक्टली वर्डेड, मतलब कौन सी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो लाइन है वो सही है। ह्यूमन जीनोम हैज़ दिस मच बिलियन बेस पेयर्स, तो ये हमने पहले बात करी थी, बिलियन नहीं मिलियन होता है। लेस देन 2% कोड्स फॉर प्रोटीन, सही बात है। क्रोमोसोम Y हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स, नहीं, मिनिमम होता है क्रोमोसोम Y में और मैक्सिमम होता है क्रोमोसोम 1 में। ऑल जीन्स डिस्कवर्ड बाय HGP हैव नोन फंक्शन, नहीं, ठीक है। तो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी आइडेंटिकल इन, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग सब में डिफरेंट आएगी एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहो एंड जब भी फ्री टाइम हो ये वीडियोस देख लो ताकि तुम्हारा क्विक कॉन्सेप्ट रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और देखो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तुमने कौन से पार्ट में गलती की है, मतलब कौन सा सब टॉपिक था जो गलत है, और उसका एक बार NCERT जाके पढ़ के आ जाओ, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है यू गाइस कैन डू दैट, मेहनत करते रहो बस।